पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। और अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो किसी भी एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जाके आप उन प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, आप उसको जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप अपना डाउट को अपने पेपर में लिख लीजिए और उसका फ़ोटो खींच के मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है कि ईमेल कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मेरे को ईमेल करना नहीं आता, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और ईमेल अगर करना हो तो कैसे ईमेल किया जाता है। ठीक है, तो आज से नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक्सरसाइज 3.1 में जाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि आपके काम आएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो चैप्टर है अपना, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का वैसे तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स में पहुंचने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कर्व के बारे में कि एक कर्व क्या होता है। ठीक है, इन जनरल अगर हम किसी कर्व की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक आर्क आता है। ठीक है, एक आर्क या सेमी सर्कल बोल सकते हो, कि इस तरह के किसी भी शेप को हम कर्व बोल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल वर्ड में या फिर मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें तो कर्व क्या होता है, किसी भी प्लेन सरफेस में, सपोज आपका एक कॉपी का पेज है, ठीक है, उस पन्ने में आप पेन से कोई भी एक शेप बना लो। ये शेप ऐसा होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कहीं भी आपका पेन ऊपर ना उठे, तो वो एक कर्व है। ठीक है, अब सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक लाइन है, तो क्या एक कर्व है? बिल्कुल, ये भी एक कर्व है, क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड कर दिया, और बीच में कहीं पर भी मेरे को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कॉपी से पेन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी एक कर्व है। अगर एक बॉक्स आप ड्रॉ करो, सपोज ये इस तरीके से, तो क्या ये एक कर्व है? बिल्कुल, ये भी एक कर्व है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो तो क्या ये एक कर्व है? ये भी एक कर्व है। तो कर्व का एक्चुअल मीनिंग मैथमेटिक्स में ये होता है कि किसी भी प्लेन सरफेस में अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो एक कर्व है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि एक सर्कल बना हुआ है, तो ये तो हमारे लिए कर्व है। अब अगर इसके अंदर सपोज दो छोटे छोटे और सर्कल बना दिए जाएं, तो क्या ये एक कर्व कहलाएगा? बिल्कुल ये कर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़ा सर्कल को जब हम ड्रॉ किए तो हमको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसके अंदर जो छोटे दो सर्कल हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए पेन को पेपर से अलग करना पड़ेगा, यानी कि हाथ को वहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको एक कर्व नहीं बोला जाता। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कर्व क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है। क्लोज्ड कर्व, कोई भी ऐसा कर्व जो क्लोज हो। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है, तो सर्कल क्लोज हो चुका है, तो ये एक क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है, ये यहां से शुरू होकर यहां जाके एंड हो गया, ये कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये एक क्लोज्ड कर्व नहीं है। अगर इसको बात करेंगे, ये एक स्क्वायर है, अगर यहां से स्टार्ट करके यहां गए, यहां से यहां, और फिर यहां से आके वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट में मिल गए, तो ये एक क्लोज्ड कर्व है। तो ऐसा कोई भी कर्व जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके कहीं पर भी घूम फिर के जाके आके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाता है, तो और वो पाथ क्लोज हो जाता है, तो उसको एक क्लोज्ड कर्व बोला जाता है। अब एक चीज़ और देखते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को मैं एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, तो क्या हम इसको एक कर्व बोल सकते हैं? तो देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे को कहीं पर भी पेन को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये एक कर्व हो सकता है। लेकिन ये किस टाइप का कर्व है? इस तरह के कर्व को जहां पर एक पॉइंट में कोई भी लाइन सेगमेंट या कोई भी शेप इंटरसेक्ट हो रहा हो, उसको नॉट सिंपल कर्व बोला जाता है। नॉट सिंपल कर्व। तो अगर ये नॉट सिंपल कर्व है तो सिंपल कर्व क्या होगा? सिंपल कर्व इस तरह का डायग्राम जहां पर कभी भी लाइंस या कोई भी शेप
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये है सिंपल कर्व, ये सब सिंपल कर्व है, और ये एक नॉट सिंपल कर्व है। यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल, ये सिंपल कर्व है। तो अब देखो सिंपल कर्व में क्या होता है, ये एक सपोज एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये भी एक कर्व है, सिंपल कर्व है। क्यों सिंपल है? क्योंकि अगर इस स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट अपन ले लें तो इसके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन है आगे आगे बढ़ने के लिए, या तो आप राइट साइड बढ़ सकते हो या फिर आप लेफ्ट साइड बढ़ सकते हो, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी डायग्राम जिसमें आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो ही डायरेक्शन है जाने के लिए, या तो आप इधर जा सकते हो या फिर इधर जा सकते हो। इस ट्राइंगल में भी अगर सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले लो आप, तो या तो इधर जा सकते हो या इधर, यानी कि आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं कहीं पर भी जाने के। इस सर्कल में भी यहाँ से अगर आप पॉइंट ले लो तो या तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो या इस डायरेक्शन में। तो ऐसा कोई भी कर्व जिसमें जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हों वो सिंपल कर्व होता है। अब दो से ज़्यादा अगर रास्ता हो गया तो सपोज यहाँ पर जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, अब अगर आपको जाना है तो आप इस तरफ इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट से चार अलग अलग डायरेक्शन निकल रहे हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। तो इस तरह का जो कर्व होता है वो नॉट सिंपल कर्व होता है। ये कर्व जो है सिंपल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी कर्व जहाँ पर कोई भी शेप में इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा हो वो कर्व सिंपल कर्व नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आगे देखते हैं। ओके, तो कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, जैसे सपोज कोई एक शेप है, ये एक शेप है, तो आपको पता है कि ये एक कर्व है, ठीक है। ये एक शेप है, ये भी एक कर्व हो गया, ठीक है। कर्व क्या होता है आपको पता है, ये सिंपल कर्व है, ठीक है। अब आपके लिए और कुछ ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक कर्व हो गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी पेन से को हटाने की जरूरत नहीं, ये एक काइट का शेप है। तो अब हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से सुनना आप। ऐसा कोई भी कर्व जिसको लाइन सेगमेंट यूज करके बनाया गया हो, ठीक है। आपको पता है लाइन सेगमेंट भी एक कर्व होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कैसा कर्व होता है? सिंपल कर्व होता है। तो ऐसा कोई भी सिंपल कर्व जिसको लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया गया हो, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से एक सिंपल कर्व बनाया है और ये क्लोज्ड है। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, और वो भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ। तो ये 3 क्वालिटी जिस किसी भी कर्व में होगा उसको पॉलीगॉन बना जाता है। ये है पॉलीगॉन, ठीक है। अब अपन इस एग्जांपल में आ जाते हैं। तो देखो ये तीनों तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ। सबसे पहले ये सिंपल कर्व है, आपको बता दिया हूं सिंपल कर्व क्या होता है, किसी का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये है कि क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, सारे के सारे कर्व क्लोज्ड कर्व है। ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, सिंपल भी है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरा देखते हैं लाइन सेगमेंट। ये तीनों लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सबको पॉलीगॉन बोला जा सकता है। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो यहां पर ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी एक पॉलीगॉन है, क्लोज्ड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये नॉट सिंपल है क्योंकि यहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब सर्कल को आप ले लोगे तो सर्कल तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है, तो ये पहले ही फेल हो गया, ये पॉलीगॉन नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पॉलीगॉन क्या होता है। अब पॉलीगॉन कई तरीके का हो सकता है, ठीक है। कई तरीके का मतलब, ये ट्राइंगल ये भी एक पॉलीगॉन है, ये रेक्टेंगल ये भी एक पॉलीगॉन है, ये स्क्वायर ये भी एक पॉलीगॉन है। क्योंकि पॉलीगॉन का क्वालिटी आपको पता है, ये सिंपल कर्व होता है, क्लोज्ड रहता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको पॉलीगॉन बोला जा सकता है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट बताऊंगा। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ज़्यादा चीज़ जो हमको पढ़ना है वो एक्सरसाइज 3.2 से पढ़ना है। तो 3.1 में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई भी शेप जिसके 4 वर्टेक्स हों। वर्टेक्स आपको पता है, पिछले साल के क्लासेस में बता चुका हूँ क्या होता है, इसके कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोला जाता है। जिसके 4 वर्टेक्स हों, 4 साइड्स हों और 4 एंगल हों, उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको समझ में आ गया।
ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर शेप में हो, उसके 4 कॉर्नर होने चाहिए, 4 साइड्स होने चाहिए। 4 साइड्स होंगे तो ऑब्वियसली 4 एंगल भी होंगे, ठीक है। इसको भी आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 कॉर्नर है, ठीक है, 4 वर्टेक्स है, 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। कैसा पॉलीगॉन है? ये देखो पॉलीगॉन आप कैसे बोल सकते हो उसको, क्योंकि ये सिंपल कर्व है, क्लोज्ड पाथ है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक में आने से पहले हम लोग पॉलीगॉन और कर्व को क्यों डिस्कस किए? क्योंकि कर्व से ही पॉलीगॉन बना, पॉलीगॉन से ही क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। अब आगे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का बहुत सारा शेप हो सकता है। अगर इसमें पॉलीगॉन में बहुत सारे शेप हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 4 साइड्स मिला है तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, 3 साइड्स हैं या 3 कॉर्नर है तो आप उसको ट्राइंगल बोल सकते हो। अगर इसमें आपको 5 साइड मिल जाए तो आप उसको पेंटागन बोलोगे, ठीक है। ये सपोज एक डायग्राम है, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 कॉर्नर हो गए, 5 साइड्स हो गए, क्लोज्ड कर्व है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। कैसा पॉलीगॉन है? ये पेंटागन है। पेंटागन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अपन को एक चीज और देखना है डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होता है? देखो, जब किसी भी शेप में, ठीक है, जब किसी भी शेप में 2 वर्टेक्स आपस में इस तरीके से जुड़े कि वो कॉन्सिक्यूटिव ना हो, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अगला वाला वर्टेक्स, तो इसका अगला वर्टेक्स 2 है, या तो ये या तो ये, इन दोनों के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोल सकते। तो इसको छोड़ के जो दूसरा आएगा ये डायगोनल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पेंटागन में आप देखते हैं, यहाँ पर डायगोनल कैसे ड्रॉ होगा? आप यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वाला जो कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है वो ये है, तो इसको छोड़ दो, उसके बाद वाला ये एक, आप इसको डायगोनल बोल सकते हो। यहाँ से अगर आप एक यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये भी डायगोनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्टेक्स है, कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है, वो ये है। तो इसको छोड़ के अगर कोई किसी भी वर्टेक्स में आप किसी भी वर्टेक्स में इसको जोड़ दोगे तो वो डायगोनल होगा। तो डायगोनल का मतलब आपको समझ में आ गया डायगोनल क्या होता है। इसके बाद अपन देखते हैं एक अच्छा चीज़, आपको अच्छे पहले से ही पता होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट एंगल में करें तो वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ प्रोटेक्टर रख के अगर नापोगे तो इस लाइन का जो मेजरमेंट है डिग्री में वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन को अगर प्रोटेक्टर से मेजर किया जाए किसी भी पॉइंट में लाके तो ये इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई अगर एक शेप है, सपोज ये एक शेप है ऐसा, तो इसके 2 पार्ट हैं, क्या कौन कौन सा? ये अंदर वाला पार्ट को हम इंटीरियर बोलेंगे और बाहर वाला पार्ट को एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर, सब पॉइंट्स को आप ध्यान देना क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर अपन देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, सपोज ये इस तरीके का, ये अब ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, सिंपल है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस पॉलीगॉन को हम किस नाम से बुला सकते हैं? इसके कॉर्नर गिन लेंगे अपन, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, इसका मतलब इसको अपन हेक्सागोन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वाड्रिलेटरल अपन बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 इसके एंगल हो गए। अब ये बताओ, क्या इसको अपन क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप काउंट करो, 1 2 3 4, ये पॉलीगॉन, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पॉलीगॉन भी है क्योंकि एक सिंपल है, ठीक है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक सिंपल क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये पॉलीगॉन भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। इसके अलावा अगर इसको लेंगे, सपोज एक और डायग्राम अपन ये वाला ले लेते हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो अब देखो, क्या इसको अपन पॉलीगॉन बोल सकते हैं? ये भी एक पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, सिंपल कर्व है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है अपन ये देखते हैं। इसमें आप किसी भी एंगल का, अगर इंटीरियर एंगल का अगर आप मेजरमेंट करते हो
तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सपोज ये वाला एंगल आप मेजर करो, ठीक है, ये वाला एंगल, तो स्ट्रेट लाइन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बनेगा। तो ये एंगल जो है इससे 180 से कम हो गया सॉरी, तो 180 डिग्री तो ये है, ठीक है, 180 डिग्री ये है, तो इतना दूर तो अपन कैच कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। ठीक है, यहाँ ऐसे किसी भी एंगल को लोगे तो 180 डिग्री से कम आएगा, इसमें लोगे तो ये एंगल भी 180 डिग्री से कम आएगा। ठीक, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका इंटरनल एंगल का जो मेजरमेंट है 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको, जिस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो। अब यहां पर आप देखो, ये भी एक पॉलीगॉन है, इसका मेजरमेंट तो 180 से कम हो जाएगा, इस एंगल का मेजरमेंट भी 180 डिग्री से कम होगा, इस एंगल का मेजरमेंट भी 180 डिग्री से कम होगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये भी तो एक इंटीरियर एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। कैसे होगा, आप अगर प्रोटेक्टर यहाँ रखोगे, सपोज अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 180 डिग्री तो ये हुआ, और ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप मेजर करोगे तो ये एंगल 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, उसको कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 180 से कम हो, और कॉनकेव जिसका इंटीरियर कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो। 180 डिग्री ज़्यादा, आपको देख के कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री से ज़्यादा है या कम है, आपको जस्ट इमेजिन करना है। जैसे ये वाला एंगल आपको पता करना है कि 180 से ज़्यादा है कि कम है, तो ये एंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, तो इस लाइन को अगर आप स्ट्रेट कर देते हो यहाँ से, या इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हो, तो ये 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल तो पूरे एंगल से छोटा ही है, स्ट्रेट लाइन से कम है, तो ये 180 से कम हो गया, और ये 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव हो गया। इसको मैं रब करता हूँ, कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। ओके, तो अब आपको ये पता है कि एक ट्राइंगल जो है वो एक पॉलीगॉन होता है, एक स्क्वायर जो है वो भी एक पॉलीगॉन होता है, एक रेक्टेंगल को अगर आप ले लो तो एक रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन ही होता है। इसके अलावा जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल भी ले लेते हो, तो ये भी एक पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो एक हेक्सागॉन ले लो, हेक्सागॉन, ठीक है, जिसके 6 कॉर्नर्स हो, ये भी एक पॉलीगॉन होता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता दी कि पॉलीगॉन होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक देखो यहाँ पर ये अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों आपस में इक्वल है, और इसके जो साइड्स हैं ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर को देखोगे तो स्क्वायर में ये साइड पैरेलल है, इक्वल भी है, ये चारों साइड्स इक्वल है आपस में। ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल है, यानी कि स्क्वायर आपको पता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है सब साइड से, तो यानी कि इसका जो चारों एंगल है उसका मेजरमेंट भी सेम आ गया। तो अब देखो, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों और सारे साइड्स इक्वल हों, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हों, कोई सा भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हों और इंटीरियर एंगल, जो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल हों, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब अगर आप स्क्वायर को ले लोगे तो स्क्वायर में ये साइड इक्वल है,
और सॉरी ये रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है। भले उनका जो एंगल है सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं, एंगल सभी इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइड्स है सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये इर्रेगुलर होगा। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। वैसे ही अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल एक एक्यूट एंगल होगा, ये एंगल एक अलग एंगल होगा, इन दोनों का मेजरमेंट इससे अलग हो गया, तो ये भी एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन होगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अगर आप एक हेक्सागोन को लोगे तो हेक्सागोन में ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड भी सपोज इक्वल है, और ये साइड भी इक्वल है, लेकिन आप देखो ये जो दो साइड है ये अलग हो गया। ठीक है, हेक्सागोन भी रेगुलर हो सकता है कब, जब उसके सारे साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स इक्वल हों। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इर्रेगुलर है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन में एक ही डिफरेंस है, अगर किसी भी पॉलीगॉन का सारे साइड्स और सारे लेंथ इक्वल है तो वो रेगुलर है, और अगर कोई भी साइड या कोई भी एंगल अलग हो जाता है तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक है, अब एक ही चीज इसमें बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। इसको रब करने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको ऐसे बता देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यही चीज अगर हम क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं, ठीक है, सो दो ट्राइंगल को आप अगर जोड़ दो, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी तरह का एक और राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पर बना दिया जाए, ये सपोज इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये इसका अगर ओवरलैप यहाँ पर आ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये दो ट्राइंगल मिलके अपन एक स्क्वायर बन गया है, सॉरी एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, चार वर्टेक्स हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का अब आप देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो इन तीनों ट्राइंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, और इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम अगर सपोज दोगे ए बी सी और डी, ठीक है, तो यहाँ पर ये डी ई एफ। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल का ट्राइंगल डी ई एफ, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो टोटल आप देखोगे 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एक चीज आपको सीखने मिलेगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।